नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक कार्यक्रमों में उस श्रृंखला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं लोक कहावतों में मौसम और कृषि भाग 2 के अंतर्गत हम विचार करेंगे कि लोक कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे या अनुभवी व्यक्तियों के कथनों में किस तरह से समाज अभिव्यक्ति पाता है, कैसे उनके कथनों में सुदीर्घ जीवन अनुभव आधारित उन निष्कर्षों में मौसम की अभिव्यक्ति होती है, कृषि की अभिव्यक्ति होती है। इनके संदर्भ में पूर्व अनुमान भी व्यक्त होते हैं और एक प्रकार का मार्गदर्शन भी होता है। वह उनके लंबे जीवन अनुभव पर आधारित निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत होता है। ये हम जानते हैं कि लोक से जन्म लेने वाली जो कहावतें हैं, जो कथन हैं, जो उक्तियां हैं, वो जीवन के, समाज के, प्रकृति के और हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति के बहुत निकट होती हैं, एक तरह से उनका प्रतिबिंबन करती हैं और व्यावहारिक ज्ञान इनके माध्यम से पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचता भी है। लोकोक्तियां या कहावतें मौखिक भी होती हैं और फिर उन्हें जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वो लिखित भी बन जाती हैं। हमारे परिवारों के, समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, जिन्होंने 1, 2, 3 पीढ़ियां देखी हैं और उन्होंने बहुत से अनुभव संजोए हैं, एकत्रित किए हैं, प्रकृति से, समाज से बहुत कुछ ग्रहण किया है, शिक्षा ली है, सीख ली है और स्वाभाविक है फिर वो उसी शिक्षा और ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक संदर्भ के साथ जोड़कर इन उक्तियों में पिरोते हैं, लोकोक्तियों को जन्म देते हैं और फिर ये लोकोक्तियां भाषा का श्रृंगार बनती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये कहावतें, ये लोकोक्तियां, ये मुहावरे, ये सूक्तियां, ये लोकवाणी के श्रृंगार हैं। जैसे ही कवि या भाषा का प्रयोक्ता गद्य में या कविता में इस प्रकार की, अपने वक्तव्य में इस प्रकार की उक्तियों का प्रयोग करता है तो भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसकी सार्थकता भी बढ़ जाती है, उसकी संप्रेषणीयता भी प्रबल हो जाती है। एक प्रकार से लोक की गंध को, लोक, समाज और संस्कृति की खुशबू को हम इन उक्तियों में, इन कहावतों में महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यही कारण है कि इनका लोक में प्रचलन भी तीव्र गति से होता है और फिर ये शाश्वत बन जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ती रहती हैं। समय समय पर औपचारिक या अनौपचारिक रूप से चर्चा परिचर्चा में या आभिजात्य साहित्य के सृजन में, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक या अन्य विधाओं में हम इस प्रकार की कहावतों, उक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग जब देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके द्वारा प्रस्तुत या लिखित, मौखिक या लिखित, वह भाषा अत्यंत प्रभावी बन जाती है, मर्मस्पर्शी बन जाती है। वह साहित्यिक सौंदर्य की
श्री वृद्धि करने में बहुत सहायक बनते हैं। इस बात का प्रमाण हम बड़े बड़े कवियों, महाकवियों, लेखकों, राजनेताओं, वक्ताओं, समाज सुधारकों, संतों, दार्शनिकों, चिंतकों के भाषा प्रयोग में देख सकते हैं, जो अपने जीवन अनुभव के आधार पर अवसरानुकूल इनका रचनात्मक उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से एक स्थायी संदेश हमारे मनोमस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य वो करते हैं। ये कहावतें या लोकोक्तियां जनमानस के अत्यंत निकट होती हैं। इनमें लोक तत्व विद्यमान रहता है। इसलिए साहित्य, साहित्यकार या प्रयोक्ता को जब कालजयी भाषा और कालजयी विषय वस्तु तैयार करनी होती है, उसे प्रभावी बनाना होता है, तो वह इनकी सार्थकता को केंद्र में या ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग करता है। विचारों का आदान प्रदान, कथ्य की संप्रेषणीयता इससे बढ़ती है। ये लोक अर्जित अनुभवों की सिद्ध मणियां भी हैं। लोक से ही जो अनुभव प्राप्त होते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हीं अनुभवों को प्रयोक्ता बांटना भी चाहता है। इसलिए वो सिद्ध मणियां हैं, स्थायी भाव हैं। किसी भी भाषा के प्रयोक्ता की वक्तृत्व कला को या उसकी वाक शक्ति को, उसकी लेखकीय क्षमता को सुदृढ़ और विश्वास युक्त बनाने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कहा यह भी जाता है कि ये ज्ञान की गठरी का एक सशक्त रूप है। यानी ज्ञान का संचय अलग अलग आयामों, संदर्भों, घटनाओं, घटनाक्रमों से जो ज्ञान प्राप्त करता है लेखक, प्रयोक्ता या भाषा का रचनाकार, वह एक प्रकार से इन्हें संजोकर, इनका संग्रह करके अपने मनोमस्तिष्क में रखता है और अपेक्षा और संदर्भ के अनुसार उनका चयन करके उनका प्रयोग करता है। जीवन के निरंतर और सतत चिंतन का प्रतिफल भी हैं ये कहावतें, ये लोकोक्तियां, ये मुहावरे। ये लुप्त भी होते रहते हैं और सृजित भी होते रहते हैं। यानी बहुत सी कहावतें जो समय जिससे आगे निकल जाता है, जो समय से बहुत पीछे छूट जाती हैं, जो प्रासंगिक नहीं रहती, बोधगम्य नहीं रहती, वो छूटती चली जाती हैं, कोशों में, संग्रहों में सीमित रह जाती हैं और फिर समयानुसार नई नई कहावतें जन्म लेती हैं, सृजित होती हैं और समयानुसार उनका प्रयोग भी भाषा के प्रयोक्ता करते चलते हैं। वास्तव में मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार की भाषा में यदि प्राणत्व का संचरण होता है, उसे जीवंत बनाने का प्रयत्न होता है, तो उसमें इन कहावतों और लोकोक्तियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये हमारी सुदीर्घ, सशक्त, उज्जवल परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमारी चेतना श्रृंखला को उद्घाटित करती हैं। इनमें अनेक प्रकार के, चाहे वो मनोरंजन विषयक और क्षेत्रीय हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो खान पान संबंधी हो, अनुशासन संबंधी हो, अध्ययन संबंधी हो, ऐसी तमाम तरह की कहावतें हम देखते सुनते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। अब कवि ने इसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ को संचरित करने के लिए, एक अभिप्राय विशेष को व्यक्त करने के लिए कविता में किया।
प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित करना एक पक्ष है, किंतु पोथियां पढ़ लें और उसे व्यवहार में न लाना ये दूसरा पक्ष है। इस तरह इनके माध्यम से व्यंग्य चेतना भी प्रकट होती है, उद्घाटित होती है। इनमें जीवन का एक संदेश निहित, सार गर्भित मंतव्य भी व्यक्त होता है। वास्तव में ये प्रेरक होती हैं, ये कहावतें मार्गदर्शक होती हैं। क्या करें क्या न करें, इसकी शिक्षा भी इन्हीं के माध्यम से मिलती है। ये मिट्टी के भीतर जीवित रहती हैं, ये संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा होती हैं। इसलिए हम भारत के विभिन्न राज्यों में, वहाँ की भाषाओं में, वहाँ की संस्कृति में यदि देखें तो बहुत सी कहावतें, बहुत सी लोकोक्तियां, बहुत से मुहावरे भावैक्य की दृष्टि से, यानी उनमें संवेदना और भाव एक हो सकता है, लेकिन उनकी संरचना, उनकी बुनावट, शब्द चयन यह भिन्न हो सकता है। तो वह गंध जो है वो वास्तव में मिट्टी की गंध है, संस्कृति की गंध है, जिसमें कवि या प्रयोक्ता अपनी कल्पना का जल सिंचित करता है और मिट्टी की गंध से वो कहावतें उद्घाटित होती हैं, प्रकट होती हैं और फिर धीरे धीरे जनमानस तक, साहित्यिक संपदा तक वो पहुंचती जाती हैं, उनमें उनको पिरोया जाता है। युग युगांतर के अनेक अनुभव, वह अनुभव सिद्ध ज्ञान की विलक्षण धरोहर बनकर हमारे सामने प्रकट होती हैं। जीवन के सत्य को उद्घाटित करने के गहन अनुभव इनमें निहित रहते हैं। सत्य क्या है, भ्रम क्या है, विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है, यह भी इनके माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए जीवन की पाठशाला में यदि सचेत गुरु या शिक्षक को देखना हो तो इन कहावतों, लोकोक्तियों को देख सकते हैं। ये गुरुवत अपना धर्म निभाती हैं। इनके प्रयोक्ता प्रकारांतर से एक गुरु गांभीर्य का निर्वाह करते हैं। इससे इनमें वक्रता से चमत्कार भी पैदा किया जाता है, इनमें ध्वन्यात्मकता से प्रभाव भी पैदा किया जाता है। ये भाषा को समृद्ध, समर्थ, संपन्न और सक्षम भी बनाती हैं। मुहावरों को सामान्यतः अंग्रेजी में इडियम कहा जाता है, इसलिए इडियोमैटिक यूसेज इसकी बात भी होती है। लोकोक्ति को अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं, सेइंग भी कहते हैं कहावतों को। लोकोक्ति में लोक कहावतों को जीवन दर्शन से जोड़कर देखा जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है। उनमें एक जीवन का, मनुष्य के निजी अनुभवों का दर्शन समाहित रहता है। हिंदी साहित्य कोश में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने लिखा, मौखिक लोक साहित्य में लोकोक्ति का बहुत महत्व है। लोकोक्ति अन्य लोक साहित्य से स्वभाव और प्रयोग में भिन्न होती है। लोकोक्ति एवं कहावतों में गागर में सागर अर्थात थोड़े शब्दों में अधिक बात कहने की प्रवृत्ति या कला यह काम करती है। साथ ही इनसे जीवन के सत्य का उद्घाटन भी होता है। यह ग्रामीण जनता का नीति शास्त्र भी है। जो शहरी नहीं है, जो महानगरीय जीवन शैली से जुड़े नहीं हैं, जिनकी जीवन शैली पारंपरिक भारतीय जीवन शैली अभी बनी है, उसमें गांव भी हैं, उसमें ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बहुत उत्तराधुनिक या आधुनिक नहीं बने हैं, उनमें हम अगर देखें तो ये कहावतें वास्तव में नीति शास्त्र का काम करती हैं। लोकोक्तियां मानवीय ज्ञान के रतन में जिनसे बुद्धि और अनुभव की किरणें फूटती हैं, वो वास्तव में ज्योति
विकीर्ण करने का काम करती हैं। ये धीरेन्द्र वर्मा ने लोक कहावतों में जीवन दर्शन के संदर्भ में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया। बहुत से कवियों ने लोकोक्तियों और कहावतों में समाज और जीवन के दर्शन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। युग बोध भी हमें इन उक्तियों में, इन कहावतों में प्रकट होता है। इनकी शब्दावली, इनकी भाषिक संरचना, इनकी शैली, ये वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली, विमुग्धकारी होती है। जैसे रसनिधि सतसई में कवि कहता है, मोम रदन कहूं लोक के चना चबाए जात। यानी जो मोम के दांत हैं, उनसे जीवन के जो चने, लोहे के चने हैं, हम कहते हैं लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने लोक के जीवन के अनुभव हैं। अगर मनुष्य को समाज में रहना है तो उसे लोहे के चने चबाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कवि कहता है कि मोम के दांत से ये चने नहीं चबाए जा सकते, इसके लिए अपने दांत भी मजबूत करने होंगे। इसका मतलब है कि हर चुनौती का सामना करना होगा, उससे संघर्ष करना होगा, उससे भयभीत नहीं होना होगा। वृंद कवि ने क्या लिखा, सुखदाई ए देत दुख सो सब दिन को फेर। अब लोक में ये बात सहज रूप से कही जाती है कि दिनन को फेर, दिनों की, ये सब समय समय की बात है, ये सब दिन दिन की बात है ना। अच्छे दिन भी आएंगे, अगर समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो कोई बात नहीं, प्रतीक्षा कीजिए। तो कवि ने कहा जो सुखदाई हैं कभी कभी वही दुखदाई भी हो जाते हैं। और ऐसा होता है, जिस आंचल से हम दिए की हवा से रक्षा करते हैं, काम निकल जाने पर हम उसी आंचल से उस दिए को बुझा भी देते हैं। तो जो सुखदाई है, समय अनुकूल, समय प्रतिकूल होने पर या समय अनुकूल न रहने पर वही दुखदाई भी बन जाता है। तो सब दिन रहत न एक समान, ये बात भी हमारे रचना धर्मियों ने, हमारे कवियों ने। तो ये जो कहावतें हैं, वास्तव में ये एक प्रकार से प्रेरणा भी देती हैं, धैर्य भी देती हैं, संजीवनी शक्ति भी देते हैं। रहीम बहुत बड़े नीतिकार हैं, अनेक उक्तियां, लोकोक्तियां, कहावतें उन्होंने अपने साहित्य में प्रयुक्त की हैं, प्रयोग किया है और बहुत प्रेरक बन गई हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब कहना क्या चाहते हैं कि जीवन में किसी एक को यदि साध लेते हैं तो फिर आपके काम सधते हैं, लेकिन सबको साधने के फेर में यदि हम रहते हैं तो फिर काम नहीं सधता। यानी यत्र तत्र भागते रहें, सबके पीछे, सबके आगे अगर हम याचना करें, प्रार्थना करें, तो संशय है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन किसी एक सशक्त को, शक्तिशाली को, समर्थ को यदि हम साध लें तो निश्चित काम बनेगा। इसलिए क्या कहते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अघाए। रहीम कहते हैं कि मूल को, यानी जड़ को सिंचित करो। पत्तों को, तने को, फूलों को, इनको सिंचित करने से बात नहीं बनेगी, जड़ में पानी डालो। इसका मतलब है कि वो जो एक सबसे अधिक सशक्त है, वो जो एक सबसे अधिक समर्थ है, वो जो एक सबसे अधिक कारगर है, उसको साधने की कोशिश करें तो जीवन में सब सध जाता है। क्योंकि जड़ में यदि पानी दिया जाए तो तना भी, पत्ते भी, शाखाएं भी, फूल भी, फल भी सब अपने आप सिंचित होंगे। इसी तरह मतिराम ने ललित ललाम, उनकी एक अलंकार निरूपक बड़ी रचना है, ग्रंथ है, लिखा, मंत्रण के बस
जो नृपति सो न कहत सुख साज। जो राजा मंत्रियों के अधीन होते हैं वो कभी प्रजा के लिए सुख की सर्जना नहीं कर सकते। यानी राजा वही है जो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, औचित्य बोध से प्रजा के हित की साधना करे। अगर वो दूसरों के कहने पर, मंत्रियों के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर निर्णय लेगा, उचित अनुचित का बोध नहीं करेगा, तो वह प्रजा के लिए सुखकारी नहीं हो सकता। पद्माकर ने तो पद्माभरण में यहां तक कहा, जे छोड़त कुल आपनो ते पावत बहुखेद। मतलब यदि पर सुख के कारण दूसरी जगह सुख या प्रसन्नता की कामना करके आप अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने कुल को छोड़ देते हैं, अपने कुल के परिजनों से दूर चले जाते हैं, तो ये निश्चित है कि बाहर भी आपको कोई मान सम्मान नहीं देगा। ऐसे अनेक उदाहरण हमारी पुरा कथाओं में, नीति कथाओं में मिलते हैं। तो जो घर का नहीं रहता वो घाट का भी नहीं रहता, है ना। ये बात बार बार भी कही जाती है कि न घर का रहा न घाट का। तो घर जो है, कुल जो है, या कुलवासी जो हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण है। उन्हें छोड़ना या त्यागना नहीं चाहिए। किसी पराये आकर्षण में, लोभ में हम अपने परिकर परिवार को छोड़ दें, अपने कुल के लोगों को छोड़ दें, तो खेद का ही अनुभव होगा। गिरधर कविराय एक बड़े नीतिकार हैं। उन्होंने भी कहावतों, लोकोक्तियों का रचनात्मक उपयोग किया। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। अब सीधा सीधा संदेश दिया कि यदि आप गुणी हैं, गुणवान हैं, तो आपको आपके ग्राहक भी बहुत मिलेंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, आपके गुणों की परख पहचान करने वाले, उनका मान सम्मान करने वाले। और यदि आप गुणी नहीं है तो फिर बिना गुण के तो दुनिया में कोई मान सम्मान नहीं करता। यदि मान सम्मान करवाना है, यदि इज्जत करवानी है, तो गुणी बनिए। क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और वास्तव में बिना गुण के कोई आपकी प्रशंसा भी नहीं करता। इसी तरह गिरधर कविराय यह भी कहते हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने हूं मैं अभिमान। आदमी जब धनवान हो जाता है, पूंजीपति हो जाता है, अत्यधिक पैसा अर्जित कर लेता है, तो उसे अभिमान होने लगता है। उसमें एक अहंकार, एक घमंड का भाव आ जाता है। कभी कहता है कि ये दौलत तो 4 दिन की है, ये रहेगी नहीं। जब हम जन्म लेकर आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और जब हम इस संसार से विदा होते हैं, क्योंकि जाना सबको है, तो खाली हाथ जाते हैं। फिर जो दौलत इसी समाज से, इसी देश से, इसी माटी से कमाई, उस पर यह अभिमान या घमंड कैसा कि ये मेरी है, इसलिए मेरा या मैं, ये निश्चित रूप से घातक है। जो हाथी के पांव में सबको पांव समाई। बुद्धजन कवि ने सतसई में यह इस कहावत का प्रयोग किया। ये बहुत बार हमें यदि अपने मत को प्रकट करना हो और किसी मुखिया ने, किसी नेता ने, किसी परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने यदि कोई एक बहुत अनुकूल प्रस्ताव रखा, तो हम सहज रूप से सहमति प्रकट करते हुए कहते हैं कि हाथी के पांव में सबका पांव। भाई, बड़े आदमी ने, अनुभवी व्यक्ति ने, परिवार के मुखिया ने यदि कोई निर्णय ले लिया तो हमारा निर्णय भी उसमें शामिल है। तो इस तरह के जो जीवन अनुभव हैं वो वास्तव में अद्भुत उपलब्धि है, अद्भुत विरासत हैं। इसीलिए उनको मणिया या श्रृंगार के रूप में भी व्यक्त किया गया। वृंद ने सतसई में, नीति सतसई में लिखा, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। ये तो बहुत प्रचलित कहावत है, उतने ही पांव फैलाओ जितनी चादर है।
तो कहता है कि कवि कहता है कि वो काम कीजिए जो आपकी पहुंच में है, जिसको करने में आपको किसी का एहसान नहीं लेना, किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से याचना नहीं करनी। अगर आप समर्थ हैं तो आप कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना कर सकते हैं। जितने पैसे जेब में हो उतने खर्च कीजिए, लेकिन आप जेब में पैसे नहीं और खर्च कर रहे हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो ये घातक होगा, ये कष्टप्रद होगा। तो अपनी पहुंच विचार के आपको खुद विचार करना होगा कि आपका सामर्थ्य कितना है, आपकी शक्ति कितनी है, और उतने सामर्थ्य और शक्ति में जो भी काम है सहर्ष खुशी से दौड़कर उल्लास से कीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि उतने ही पांव, समझदारी क्या है कि उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी बड़ी सौर यानी हमारी चादर हो। अगर चादर से बाहर निकलेंगे पांव तो हंसी होगी, हास्यास्पद स्थिति होगी, लोग हम पर हमारा मजाक बनाएंगे। तो ये जो एक शिक्षा है, ये जो ज्ञान है, ये जो लोक में जन्म लेने वाली उक्तियां, कहावतें, इस प्रकार के संदेश हम तक संचरित करती हैं, ये वास्तव में विलक्षण उपलब्धि है। कहा जाता है यदि कार्तिक शुक्ला एकादशी को बादल आ जाएं और बिजली चमके तो घाघ, भड्डरी, बीरबल या इस तरह के मध्यकाल के कवियों ने लंबे जीवन अनुभव से कुछ निष्कर्ष निकाल लिए कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन यदि बादल गरज कर आए, बिजली चमके, तो क्या होता है, आषाढ़ जो है वो निश्चित रूप से भारी वर्षा लेकर आता है। देखिए कितना पहले ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला। ये जीवन से अर्जित अनुभव हैं, जो कुछ देखा समाज में उसके आधार पर, और ये अनुभव पुष्ट हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। 2 बार, 4 बार, 6 बार यदि ऐसा होने लगे तो फिर कवि को लगता है कि ये एक तरह की परंपरा है। तो कहता है, भड्डरी कहते हैं, कार्तिक सुदी एकादशी बादल बिजली होए तो आषाढ़ में भड्डरी बरखा चोखी होए। बड़ी चोखी माने घनी बारिश होगी, प्रचुर मात्रा में बारिश होगी यदि ऐसा हो। और इसी तरह बिच्छू मंत्र न जाने सांप पिटारे हाथ, बिच्छू के काटने का मंत्र तो ज्ञात नहीं है, यानी उस बिच्छू के डंक से मुक्ति कैसे हो, उसके विष से मुक्ति कैसे हो, इसका मंत्र तो पता नहीं है, लेकिन सांप के पिटारे में हाथ डाल रहे हैं, ये मूर्खता है। तो ये कितनी सुंदर कहावत है कि हमेशा वही काम कीजिए जिसकी समझ हो और जिसका अनुभव और ज्ञान हो। यदि हम अज्ञानता से, अनुभवहीनता से कुछ भी ऐसा काम करेंगे तो वो हम पर निश्चित रूप से हानिकारक होगा, घातक होगा। जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। अब आग के ऊपर लकड़ी की जो हांडी है वो एक बार तो काम कर जाएगी, लेकिन बार बार काठ की हांडी अगर आप अग्नि पर रखेंगे तो वो तो अग्नि की सामग्री बन जाएगी, जल जाएगी। इसलिए कहा कि धोखा जो है, छल जो है, वो एक बार तो आप किसी से कर सकते हो, लेकिन बार बार यदि चाहो कि वही धोखा, वही छल करना चाहो, फिर से उसे दोहराना चाहो, तो नहीं कर सकोगे। इसलिए प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि छल हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहावतें हैं जिनका उल्लेख हम कर सकते हैं। मित्रों, ये साहित्य जो है, ये लोक कहावतों, लोक उक्तियों, लोक से पैदा होने वाले मुहावरों, सुंदर सुंदर प्रेरक सूक्तियों से यदि सुसज्जित है, आप्लावित है, तो वास्तव में ये कालजयी साहित्य है जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग प्रशस्त करते हुए क्या करें क्या न करें इसकी शिक्षा हमें देता है। इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।